नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएल न्यूज में। और एक बार फिर वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों का। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले गांव-गांव जाकर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेंगे सपाई। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, फिरोजाबाद और मथुरा के बाद कानपुर में डेंगू का कहर, बुखार से 10 लोगों की मौत। तो वहीं आपको तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, परीक्षा में कितने अंकों का पूछा जाता है एक सवाल, और अगर लागू हो गई नेगेटिव मार्किंग तो क्या नुकसान होगा यूपीएसएससी लेखपाल 2021 की भर्ती में। पर तमाम बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अखिलेश यादव बोले गांव-गांव जाकर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेंगे सपाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की कुनीतियों के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। यही नहीं, भाजपा की संकुचित मानसिकता से समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव व्याप्त है और भाजपा ने राज्य के विकास रोक कर धोखा दिया है। वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। अखिलेश ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेंगे, उनकी वादा खिलाफी को सबके सामने लाएंगे। भाजपा ने 4.5 वर्षों के शासनकाल में यूपी की जनता को पग पग पर परेशानियां दी हैं। कोरोना महामारी के बाद अब चारों ओर डेंगू और वायरल बुखार से लोग परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद में 90 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, फर्रुखाबाद में 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, कानपुर में 50 गंभीर बीमार हैं, इनमें से 7 की मौत हो गई है। आगरा, बरेली और बागपत में प्लेटलेट्स की कमी का संकट है। झांसी में बेड की महामारी है और पुरुष वार्ड में महिला की भर्ती की गई है। कासगंज, मथुरा में 14 मौतें हुई हैं और रायबरेली, उन्नाव आदि में भी स्थिति बदतर है। मेरठ में बुखार बेकाबू, हर घर में मरीज पड़ा है। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में बुखार पीड़ित ज्यादा और बेड कम पड़ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चंद पूंजीपतियों को छोड़कर समाज में सभी के लिए अन्याय किया है। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को पहले जैसी सुविधाएं मिलेंगी, बुनकरों को बिजली फिक्स फ्लैट रेट पर मिलेगी और गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन जारी की जाएगी। साथ ही शिक्षक, अभ्यर्थियों और शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा और नौजवानों के रोजगार का इंतजाम होगा। व्यापारियों की भी समस्याओं का समाधान होगा। फिरोजाबाद और मथुरा के बाद कानपुर में डेंगू का कहर, बुखार से 10 लोगों की मौत। फिरोजाबाद और मथुरा के बाद डेंगू ने कानपुर में दस्तक दे दी है। जी हाँ, बुंदेलखंड व सेंट्रल यूपी के जिलों में बीते 24 घंटे के अंदर डेंगू व बुखार से 10 लोगों की जान चली गई। अब यहाँ तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से बड़े से लेकर बच्चे भी शामिल हैं। झांसी में डेंगू के 9 मरीज मिले हैं, जबकि वायरल से एक बुखार के इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं चित्रकूट में बुधवार को बुखार से 3 और लोग काल के गाल में समा गए। यहाँ बुखार से अब तक ज्यादा से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें, महोबा में डेंगू के पहले मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं उरई में अब तक डेंगू के 10 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति की पहले मौत भी हो चुकी है। फतेहपुर में भी बुधवार को डेंगू से एक किशोर की मौत की पुष्टि हुई है। जिले में दिखाने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए कानपुर ले गए थे, वहां उसकी जान चली गई। यहाँ हफ्ते भर में बुखार से 4 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फर्रुखाबाद में बुखार से 2 महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है। कन्नौज में भी एक जान चली गई है। यहाँ डेंगू के 5 नए मामले सामने आए हैं और अलग अलग अस्पतालों में बुखार से पीड़ित 30 मरीज भर्ती कराए गए हैं। यूपीएसएससी लेखपाल 2021 में अभी तक परीक्षा में कितने अंकों का पूछा जाता था एक सवाल, अगर लागू हुई नेगेटिव मार्किंग तो क्या होगा नुकसान। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी उम्मीदवारों को प्रदेश में होने वाली लेखपाल भर्ती का काफी दिनों से इंतजार बना हुआ है। इसके लिए यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस प्रतियोगी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आयोग आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया सितंबर महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इस नई भर्ती का चयन प्रक्रिया में कुछ आंशिक बदलाव की होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ हम कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इन दिनों सफलता.com प्रतियोगी छात्रों के लिए फ्री मॉक टेस्ट और फ्री ई बुक्स भी मुहैया कराई जा रही हैं। आपको बताते चले कि साल 2015 और 16 में आयोजित की जाने वाली लेखपाल भर्ती में 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का साक्षात्कार होता आ रहा है। लिखित परीक्षा में 100 सवाल होते थे, जिसमें गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं किए जाने का प्रावधान था। ऐसे में परीक्षा में पूछा गया एक सवाल
0.8 अंकों के करीब होता था, लेकिन आयोग द्वारा पीईटी आयोजित किए जाने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में जल्द ही होने वाली राजस्व लेखपाल भर्ती में भी नेगेटिव मार्किंग शामिल की जाएगी। जी हाँ, अब इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थियों पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। हालांकि लिखित एग्जाम में इंटरव्यू समाप्त करने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों का परीक्षा पूर्णांक भी अधिक नंबरों का होगा, जिसका फायदा भी छात्रों को मिल सकता है। यूपी होमगार्ड रिक्वायर्ड 2021 में होमगार्ड भर्ती में महिलाओं की नियुक्ति पर रहेगा जोर। जाने क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। राज्य में इस वक्त होमगार्ड जवानों के हजारों पद खाली हैं, इसलिए राज्य सरकार जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति करना चाहती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार होमगार्ड विभाग में खाली पड़े लगभग 19,000 से 30,000 पदों पर भर्ती कर सकती है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट नजर बनाए रखनी चाहिए। साथ ही अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सफलता के फ्री ई बुक्स फॉर होमगार्ड अभी डाउनलोड कर सकते हैं। इन कोर्सेज को खास आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आपको बता दें, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भर्ती में महिलाओं की नियुक्ति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा इस वक्त महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए होमगार्ड भर्ती में महिलाओं की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी में विंध्याचल में बड़ा हादसा, गंगा में नाव पलटने से 3 बच्चों समेत 6 डूबे। बिहार और झारखंड से दर्शन करने आया था परिवार। विंध्याचल स्थित अखाड़ा घाट के सामने गंगा में झारखंड के रांची और बिहार के बक्सर में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से 6 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 8 लोगों को स्थानीय नाविकों ने बचा लिया। लापता लोगों की तलाश में पुलिस और गोताखोर देर शाम तक जुटे रहे। हादसे के समय नाव में 14 लोग सवार थे। झारखंड के रांची में धुरवा निवासी 35 वर्षीय राजेश तिवारी अपनी जीजा बक्सर निवासी विकास और अपने साले जमशेदपुर निवासी दीपक को परिवार सहित विद्याधाम दर्शन के लिए लेके गए थे। बुधवार को दर्शन पूजन के पूर्व तीनों परिवारों के 12 लोग अखाड़ा घाट से उस वक्त पार जाने के लिए नाव पर सवार हो गए। साथ में एक फोटोग्राफर को भी बैठा लिया। स्नान करने के बाद उसी नाव से वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे तेज बारिश से नाव गंगा में पलट गई। नाव को पलटते देख आसपास के नाविक डूब रहे लोगों को बचाने में जुट गए। स्थानीय नाविकों ने परिवार के 6 लोगों के साथ 8 लोगों को बचा लिया। इसमें फोटोग्राफर और हादसाग्रस्त नाव का नाविक भी शामिल है, लेकिन हादसे में 3 बच्चे और 3 महिलाएं लापता हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोर की टीम लापता 6 लोगों की तलाश में देर शाम तक जुटी रही। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीआईजी आर.के. भारद्वाज, कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र, डीएम प्रवीण कुमार लश्कर, एसपी अजय कुमार सिंह व सीओ सिटी प्रभात राय पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सीटेट और यूपी टेट एग्जाम 2021 दिसंबर तक होगी। यूपी टीईटी की परीक्षा सीईटी के पैटर्न में हुआ बदलाव। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2021 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 की परीक्षाएं दिसंबर 2021 में आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2021 की शुरुआत से कोरोना महामारी की वजह से लंबित है। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के मुताबिक परीक्षा नियामक प्रावधि कार्यालय ने 19 दिसंबर तक यूपीटीईटी की परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यूपीटीईटी 2021 की परीक्षाएं अक्टूबर तक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी में मोदी सरकार ने किया बड़ा इजाफा, तोहफे से दूर होगी किसानों की नाराजगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को मौजूदा फसल वर्ष के लिए गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे का ऐलान किया है। आपको बता दें, गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। इजाफे के बाद 2015 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम कीमत पर गेहूं की खरीद होगी। इसके अलावा सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर की बैठक में ये फैसला लिया गया है। जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। चने की कीमत 130 रुपए बढ़ाकर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं मसूर की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाने के बाद 5,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। कुसुम की एमएसपी 114 रुपए बढ़ाकर
441 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। अगर आप भी जा रहे हैं नीट की परीक्षा देने तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना नहीं मिलेगी गेट के अंदर एंट्री। 12 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश भर के मेडिकल कॉलेज में स्नातक में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को होने वाली यूजी नीट 2021 शहर के 32 सेंटरों पर होगी। इनमें कई छात्र छात्राएं बैठेंगे। परीक्षार्थी लंबे आस्तीन वाले कपड़े, ऊंची हील की सैंडल, जूते, बुंदा, बाली, नाक की कील आदि पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग सीबीआई की मदद से इसका आयोजन कर रही है। इसके साथ ही नगर में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा कराई जाएगी। 2 से 5 बजे तक होने वाली इस परीक्षा में छात्र छात्राओं को 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। साथ ही कोई भी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, कलम, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, रबर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, गॉगल्स, हैंडबल्स, बेल्ट, टोपी, घड़ी, कंगन, कैमरा, आभूषण, धातु की वस्तुएं, माइक्रोचिप और ऐसी कोई भी खाद्य सामग्री साथ में नहीं ले जा सकते। यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल से अधिक समय से जेलों में बंद करीब 100 कैदियों को अंतरिम जमानत दी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 20 सालों से उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद अपनी सजा काट चुके 97 कैदियों को एक समूह को अंतरिम जमानत दे दी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार आदेश पारित करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK महेश्वरी की पीठ ने आगरा और वाराणसी की जेलों के कैदियों को रिहा करने की मांग 2 जनहित याचिकाओं की नोटिस पे जारी कर दी है। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कैदी जिससे अधिकतर उम्र कैद की सजा पाने वाले हैं, उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत अपनी सजा पूरी की थी, जिसमें वास्तविक कारावास की 16 साल की छूट के साथ 4 साल की सजा का प्रावधान है। यूपी में बिजली उपभोक्ता को लेकर विभाग उठाने जा रहा है बड़ा कदम। जाने क्या होगा फायदा और क्या हो सकता है नुकसान। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर अच्छी खबर आ रही है। जी हां, बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही बिजली बिल की इस समस्या से भी निजात मिलने वाली है। बिजली उपभोक्ताओं की अच्छी सुविधा देने के लिए विभाग ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके तहत उपभोक्ताओं की हर समस्या का हल तुरंत हो जाएगा। उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने सिटी टाउन को 2 भागों में बांट दिया है। टाउन प्रथम में 4 व टाउन द्वितीय में 2 बिजली उपकेंद्र शामिल किए जाएंगे। SDO प्रथम का कार्यालय आंख अस्पताल मार्ग पर सिटी पावर हाउस में ही हो रहेगा, जबकि SDO द्वितीय का कार्यालय रानी कोठी में बनाया जाएगा। फिरोजाबाद में जानलेवा बुखार, डेंगू वायरल से 8 और की मौत, 111 पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से 5 बच्चों समेत 8 मरीजों ने और दम तोड़ दिया है। अब जनपद में मौत का कुल आंकड़ा 111 पहुंच गया है। इसके साथ ही नए क्षेत्रों में मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता और अधिक बढ़ गई है। रानीनगर निवासी यश पुत्र रवि राठौर ने बुधवार सुबह 9 शैय्या अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बताते चले, पिता रवि कुमार ने बताया कि यश को बुखार और उल्टी हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रवि को सुबह 5 बजे मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे। इस दौरान स्टाफ सो रहा था। जगाने के बाद भी बच्चे को भर्ती नहीं किया गया और इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, बुखार प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जाए मेडिकल किट। यूपी के कई जिलों में डेंगू बुखार से अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। वहीं इसका आतंक भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए CM योगी ने सभी जिलों में दवाइयों से लेकर बेड के इंतजाम करने के आदेश जारी कर दिए हैं। CM योगी ने बुखार से प्रभावित जिलों में मेडिकल किट पहुंचाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फिरोजाबाद में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिकोहाबाद में 100 बेड का नया अस्पताल तैयार कर दिया है। इस अस्पताल के शुरू होने के आसपास कई लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। मिशन यूपी 2022 में अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे खुद PM मोदी। अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल अयोध्या में 10 दिवसीय दीपावली समारोह का उद्घाटन करेंगे। चकाचौंध भरे दीपोत्सव का उद्घाटन आमतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के मौजूदा कार्यकाल में ये आखिरी दीपोत्सव होगा। इसलिए PM मोदी 3 नवंबर को मेगा इवेंट का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, जहां 5 लाख दियों का एक नया गिनीज रिकॉर्ड जलाया जाएगा। शाह से मुलाकात के बाद उत्तराखंड की राज्यपाल
बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा, यूपी चुनाव लड़ने की अटकलें। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मौर्य ने 2 दिन पहले नई दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी। उनके इस्तीफे के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर वो आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मैदान में उतर सकती हैं। राज्यपाल के सचिव बृजेश कुमार संत ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है, जो अभी स्वीकार नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, ये हिंदुस्तान का सच, जिस समाज का नेता होगा उस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सुल्तानपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि एक सियासी पारी की शुरुआत यहां से होनी चाहिए और आप लोग यहां से हमारी पार्टी का विधायक बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में जाकर कभी संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लोगों के लिए आवाज उठाना हमारा काम है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के यूपी दौरे पर है। बुधवार को उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समाज का नेता होगा उस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, यही हिंदुस्तान का सच है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के अनुप्रिया पटेल को शामिल किया क्योंकि मोदी वो जानते हैं कि उसके बिना कुर्मी समाज का वोट नहीं मिलेगा। अखिलेश को सीएम बनाने का ब्राह्मण समाज ने बना लिया मन। समाजवादी बुद्धिजीवी सम्मेलन में पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने युवाओं किसानों को मवेशी भगाने का रोजगार सौंपा है। प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अपराध से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सपा के साथ है। साल 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ब्राह्मण समाज के सभी जाति के धर्म के लोगों ने अब मन बना लिया है। भाजपा के साथ ब्राह्मण समाज के लोग ना गए हैं और ना ही जाएंगे। विराट कोहली के मुरीद हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन बोले, क्रिकेट को उनके जैसा कैरेक्टर की जरूरत। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ओवरऑल टेस्ट के 5वें दिन इंग्लैंड की 12वीं आर्मी की तरफ टेम्पलेट सेलिब्रेशन किया था। विराट के इस तरह के जश्न मनाने को लेकर क्रिकेट बिरादरी के लोगों में अलग अलग राय है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को विराट कोहली के जश्न की इस तरीके को कुछ भी गलत नहीं दिखाई दिया। उनका मानना है कि कोहली इन तरीकों से खेल को रोमांचक बनाते हैं। कोहली ने ओवर टेस्ट के दौरान 2 बार ट्रम्पेट सेलिब्रेशन किया था। कोहली ने पहली बार जब रविंद्र जडेजा ने हमीद हसीब को बोल्ड आउट किया था तब ट्रम्पेट सेलिब्रेशन किया था। इसके बाद जसमीत बुमराह ने जब जॉनी बेस्ट्रो को बगैर खाता खोले बोल्ड कर दिया था तब किया। दीपम ने बताया, पब्लिक ऑफरों के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की हुई नियुक्ति, कानूनी सलाहकार चुनने की प्रक्रिया जारी। दीपम के सचिव दोहिन कांत पांडे ने ट्वीट किया है कि केंद्र ने LIC IPO के तहत बुक रनिंग लीड मैनेजर के साथ दूसरे कई सलाहकारों का चयन कर लिया है। विनिवेश विभाग ने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति के लिए 15 जुलाई 2021 को आवेदन मांगे थे। इसके बाद 16 मर्चेंट बैंकरों ने इसमें रुचि दिखाई थी। Realme Dizzo Watch 2 भारत में 15 सितंबर को होंगे लॉन्च। Realme Dizzo Watch 2 और Dizzo Watch Pro को भारत में 15 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इन दोनों वॉच की लॉन्चिंग एक वर्चुअल इवेंट के जरिए की जाएगी। इनसे पहले Realme वैकलाइफ ब्रांड की ओर से Dizzo Watch को अगस्त में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो को विस्तार करने जा रही है। आपको बता दें, कंपनी ने प्रेस रिलीज भेजकर ये जानकारी दी है कि Realme Dizzo Watch 2 को 30,000 रुपए की प्राइस रेंज से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि प्रो वेरिएंट की कीमत को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कौन कौन से लोन बैंक देंगे? ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लोन, जाने कितना होगा एडवांस पेमेंट। कैब एग्रीगेटर ओला की 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 8 सितंबर से हाल ही में लॉन्च अपने इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर की बिक्री शुरू करने वाली है। कंपनी ने बिक्री शुरू करने से पहले अपने ग्राहकों को कुछ जानकारी दे दी है। ये जानकारी फाइनेंस और एडवांस बुकिंग अमाउंट को लेकर है। कंपनी ने बताया है कि ग्राहक कौन कौन से बैंक से ओला की ई स्कूटर के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा वे ग्राहक जिन्हें फाइनेंस की जरूरत नहीं है तो उन्हें कितना एडवांस पेमेंट देना होगा। दरअसल सबसे पहले बात करें बैंकों की तो IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICI, AMU, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक और टाटा कैपिटल समेत प्रमुख बैंकों के साथ करार दिया गया है। वहीं जिन्हें इस स्कूटर खरीदने के लिए फाइनेंस की जरूरत नहीं है वो ओला एस के लिए 20,000 रुपए और S1 प्रो के लिए 25,000 रुपए की एडवांस पेमेंट कर सकते हैं।